कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय सदस्य डॉक्टर जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, सिविल विमानन, सूचना एवं से इस विषय पर आय व्यय पर विभागवार आज समान वाद है। समीर कुमार सिंह, कम समय में सब लोग बोलेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए हमें अनुमति दी। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। कई विषय हैं, सभी पर बोलना संभव नहीं है, लेकिन हमारे सामने माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं। इनके मंत्रित्व काल में निश्चित रूप से मैं पहले इनकी प्रशंसा ही करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से विपक्ष के तरफ बैठ करके भी जो इनकी योग्यता है और सिंचाई के संबंध में जिस तरह से ये संवेदनशील होकर के राज्य के विकास के बारे में सोच रहे हैं, मैं इनकी सराहना करता हूं और प्रशंसा करता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की आलोचना नहीं, बल्कि जो विशेषज्ञों की राय आई है बिहार के सिंचाई के संबंध में, मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं। चूँकि माननीय मंत्री जी संवेदनशील हैं, उसको अच्छे रूप में ग्रहण करेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाने की जरूरत है। मैं बड़ी बड़ी योजना जो माननीय मंत्री जी ने कहा है उसका उल्लेख दोहरा करके समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। चूँकि सरकार ने कोसी के बारे में, गंडक की योजना के बारे में खास करके हजूर हमने प्रश्नोत्तर काल में देखा कि सिंचाई मंत्री जी ने माननीय सदस्यों के जवाब में बहुत सारी बातें बता दी है, तो इसलिए बहुत सारा समाधान हमारा हो चुका है कि भविष्य में सरकार किन किन योजनाओं की तरफ ध्यान है करने जा रहे हैं। लेकिन सभी प्रश्नोत्तर काल में माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो इनके जैसा योग्य मंत्री के मुंह से हमको ये अच्छा नहीं लगता है कि विचार कर रहे हैं। आप करने जा रहे हैं, अगर ये शब्द आपके मुंह से आएगा तो निश्चित रूप से बिहार के लिए स्वागत कदम होगा। तो हम ये चाहते हैं कि अब बार बार आपका प्रश्नोत्तर आता है कि विचार किया जा रहा है। जो सोचते हैं वही करते हैं, तो इसीलिए वो सोचते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब विचार शब्द ऐसे योग्य मंत्री के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। आप में विजन है, आप करने की क्षमता रखते हैं, तो निश्चित रूप से एक किसानों को आपके प्रति जो एक अच्छा भाव उत्पन्न हुआ है, तो निश्चित रूप से हम भी किसान हैं, हम भी छोटे किसान हैं, लेकिन हम भी किसान हैं और हमको भी ये लगता है कि बिहार में सिंचाई का प्रबंधन निश्चित रूप से बेहतर होना चाहिए। महोदय, फसल विविधीकरण, धान और गन्ने जैसी ज़्यादा पानी वाली फसलों के बजाय बाजरा और दालों को बढ़ावा देना, ये विशेषज्ञों की राय है। नदियों की गाद को निकालना, बांधों और नहरों में जमा मिट्टी को निकालना ताकि उनकी जल भंडारण क्षमता बढ़ सके। स्मार्ट वाटर मीटरिंग, शहरों में पानी की बर्बादी रोकने के लिए बिजली के तरह पानी के मीटर अनिवार्य करना। अवशिष्ट जल उपचार, शहरों के सीवेज के पानी को नदियों में डालने के बजाय उसे साफ करके उद्योगों को बेचना। महोदय, बिहार में भूजल की स्थिति वास्तव में चिंताजनक है, खासकर दक्षिण बिहार के जिले। यहाँ आपके द्वारा दक्षिण बिहार के जिले बिहार में गिरते जलस्तर के मुख्य कारण हैं। पर्यावरण और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जलस्तर नीचे जाने के पीछे बहुत प्रमुख कारण है। और नियंत्रित दोहन, बिहार अपनी 85% पेयजल और 60% से अधिक सिंचाई जरूरतों के लिए भूजल पर निर्भर है। निजी ट्यूबवेलों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वर्षा में कमी और असंतुलन, पिछले दशक में औसत वर्षा 1200 से 1500 मिलीमीटर से घटकर
कई क्षेत्रों में 800 मिलीमीटर तक रह गई है। मानसून के दिनों में कमी आने से जमीन को रिचार्ज होने का समय नहीं मिल पाता है। पारंपरिक जल निकायों का विनाश, आहार पाइन, पोखर और तालाबों जैसे पारंपरिक सिंचाई तंत्रों का अतिक्रमण या उनके सूखने के कारण प्राकृतिक जल पुनर्भरण यानी रिचार्ज रुक गया है। शहरीकरण और कंक्रीट, शहरों में तेजी से पक्की सड़कें और घर बनने के कारण बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता है। वर्तमान जो डाटा है उसके अनुसार प्रभावित जिले औरंगाबाद, नवादा, गया, कैमूर, दरभंगा और जमुई जिलों में जल स्तर 10 मीटर से अधिक नीचे जा चुका है। ब्लॉक की स्थिति, बिहार के 534 ब्लॉकों में लगभग 4 ब्लॉक अत्यधिक दोहन, 9 ब्लॉक गंभीर और 49 अर्ध गंभीर श्रेणी में आ चुके हैं। जलस्तर गिरने से आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन जैसे हानिकारक तत्वों की मात्रा पानी में बढ़ गई है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरा है। सरकार के प्रयास और उनकी कमियां। सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कुओं का जीर्णोद्धार और सोख्ता निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ कमियां देखी जा रही हैं। सिर्फ बुनियादी ढांचा, सोख्ता और चेक डैम बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनके रखरखाव और वास्तविक उपयोग की निगरानी कम है। जागरूकता का अभाव, किसान अभी भी धान जैसी अधिक पानी वाली फसलों पर निर्भर है। हमारा सुझाव होगा कि भूजल को बचाने के लिए विशेषज्ञों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य हो, सरकारी और निजी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाए, किसानों को कम पानी वाले फसलों दलहन, मक्का, तिलहन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आहार पाइन का पुनरुद्धार, बिहार की पारंपरिक आहार पाइन प्रणाली को वैज्ञानिक तरीके से दोबारा जीवित करना सबसे प्रभावी समाधान हो सकता है। स्मार्ट सिंचाई ट्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को सब्सिडी के माध्यम से अनिवार्य स्तर पर लाना चाहिए। महोदय, हमारे राज्य की तुलना में कुछ राज्यों ने जो इस मामले में व्यवस्था की है वो हमारी तुलना में बेहतर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में केन बेतवा लिंक यह भारत की पहली बड़ी अंतर्राज्यीय परियोजना है जिस पर काम शुरू हो चुका है। इससे बुंदेलखंड के सूखे इलाकों में जीवन दान मिलेगा। तेलंगाना में कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई, हालांकि यह सीधे लेकिन नदियों के पानी को जोड़ने और मोड़ने का यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसने तेलंगाना का जलस्तर बढ़ा दिया है। गुजरात में साबरमती और नर्मदा की नहरों को जोड़कर राज्य के सूखे इलाकों तक पानी पहुंचाया गया है। बिहार में स्थिति, कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट बिहार के लिए नदी जोड़ो योजना वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि उत्तर बिहार बाढ़ से और दक्षिण बिहार सूखे से जुड़ता है। कोसी मेची लिंक यह बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो योजना परियोजना है। कोसी नदी का अतिरिक्त पानी मेची नदी में भेजा जाएगा। इससे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिलों की लगभग 2.1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मंजूरी दी है, जिसका 90% खर्च केंद्र उठाएगा। लेकिन जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी की धीमी गति के कारण काम अभी भी धरातल पर पूरी तरह नहीं उतरा है। बिहार सरकार ने बूढ़ी गंडक, नूनी बाया नदी लिंक और कोसी घाघरा लिंक पर भी विचार किया है, लेकिन इन पर प्रगति बहुत धीमी है। महोदय, नेपाल के साथ जल विवाद जो हमारा है वो बहुत दिनों से है। उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां नेपाल से आती हैं। जब तक नेपाल में हाई डैम नहीं बनते तब तक पानी का नियंत्रण मुश्किल है। गाद की समस्या, कोसी और गंडक जैसी नदियां अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी लाती हैं, जिससे नहरें जल्द भर जाती हैं और परियोजना फेल हो जाती हैं। ठीक है माननीय सदस्य, बस दो मिनट में खत्म कर देंगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल की कमी और फंड के आवंटन में देरी इन योजनाओं को सालों से लटकाए रखा है। महोदय,
जितनी भी योजनाएं हैं उसमें समय सीमा तय होनी चाहिए। समय सीमा तय नहीं होने के कारण जो बजट उसका होता है वो सालों साल बढ़ते रहता है। अगर समय सीमा होगा तो हम समझते हैं कि समय के अंदर जब कार्य संपन्न होगा तो निश्चित रूप से सिंचाई विभाग पर जो वो भार जो है बढ़ाने की जो प्रक्रिया है पदाधिकारियों के द्वारा, हम समझते हैं उस पर लगाम लगाने की जरूरत है और समय सीमा तय की जानी चाहिए। गंगा के पानी को लिफ्ट करके दक्षिण बिहार की छोटी नदियों फल्गु, पुनपुन, क्यूल में से जोड़ना चाहिए ताकि वहां पर भूजल स्तर ऊपर आए। आहार पाइन का आधुनिकीकरण, नदी जोड़ों के साथ साथ पारंपरिक आहार पाइन सिस्टम को इन नदियों से जोड़ना चाहिए। महोदय, हमारा सुझाव बहुत लंबा है इसलिए हम लंबा में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी का जो हमने अध्ययन किया इस सदन के दौरान, उससे भी है कि आप समय सीमा में रहिएगा तभी ना सरकार समय सीमा जी करेगी। तो आप ये समय 5 मिनट 10 मिनट हमने जिस बात की चर्चा की है उसमें अधिकांश मामले को इन्होंने टेकअप किया है, उसकी भी हम सराहना करते हैं, लेकिन जो गति है वह धीमा है। इन्होंने हमारे इलाके में भी, जमालपुर में भी सिंधवानी सिंचाई योजना है उसकी चर्चा की है। संयोग से हुजूर माननीय मुख्यमंत्री जी को हम और जमालपुर के विधायक अजय बाबू थे, दोनों मिलकर आग्रह किया था कि हमारे पिताजी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। 1 महीने के अंदर कैबिनेट से उन्होंने स्वीकृति देके योजना को कर दिया। बिहार, वहाँ की जनता बहुत खुश है। तो वो योजना चल रही है लेकिन बहुत कछुए की चाल की तरह चल रही है। तो जिस तरह से मंत्री में तेज है उसी तरह से काम में भी तेजी आनी चाहिए, ये हम इनसे उम्मीद करते हैं और सरकार को धन्यवाद देते हैं। और समय रहता तो अन्य विषयों पर भी चर्चा होती, लेकिन समय के अभाव के कारण आपके प्रति एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा है। माननीय सदस्य श्री रविंद्र प्रसाद सिंह, कम समय में। जी, सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय पर विभागवार समान वाद विवाद में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी है और इस पूरे सदन का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। महोदय, आज अन्य विभाग भी है लेकिन हम जल संसाधन पर अपने बात को केंद्रित रखेंगे। महोदय, हम सब जानते हैं कि वर्तमान सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार न्याय के साथ विकास के नीति पर काम कर रही है और इसके मूल में गांधी, लोहिया, अंबेडकर, जेपी और जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों का दर्शन है। महोदय, महात्मा गांधी का सपना था कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम मिले। राज्य सरकार के इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार के आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई पहुंचाने का निश्चय किया है और इसके लिए अन्य विभागों के साथ जल संसाधन विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है और इसलिए विभाग द्वारा वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से राज्य में कुल संभावित सिंचाई क्षमता 3.53 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध मार्च 2025 तक कुल 38.13 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया, जिसमें गत वर्ष खरीफ, रबी और गर्मा के लिए सिंचाई हेतु 28.92 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। महोदय, 100% सिंचाई क्षमता प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा अन्य सिंचाई परियोजना के विस्तार, पुनर्स्थापन के अलावे राज्य के मृत प्राय नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नदी जोड़ योजना, जैसा हमारे समीर भाई कह रहे थे, नदियों के गाद सफाई के नीति पर तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। उत्तर कोल जलाशय पूर्व में वो कब चालू हुआ था, परंतु अब वह पुनः उस अवशेष काम को बिहार के जो इलाका में है कराया जा रहा है और जून
26 तक इसी साल तक जून में समाप्त हो जाएगी कराने का लक्ष्य रखा गया है। महोदय, जल संसाधन विभाग द्वारा एक तरफ सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा रहा है, वही दूसरी तरफ बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता पाई है। जहां वर्ष 2010 में राज्य का कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर था, आज 39.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सुरक्षित किया गया है बाढ़ से। महोदय, गंगा का पानी गया जी तक पहुंचाने के लिए किसी ने सोचा नहीं होगा, परंतु हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के सोच और भागीरथी प्रयास से ने आज जल जीवन हरियाली योजना के तहत के अंतर्गत गया, नवादा, नालंदा आदि इलाके तक पेयजल आपूर्ति की महत्वाकांक्षी योजना को साकार किया है और इसी तरह अन्य इलाके में भी पेयजल आपूर्ति हेतु जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग कार्य कर रही है। इस तरह से जल संसाधन विभाग सिंचाई के क्षेत्र में भी काम कर रही है और पेयजल के भी क्षेत्र में काम कर रही है। जल संसाधन विभाग द्वारा अनेक उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, इसलिए तो हम लोग कहते हैं विपक्ष में बैठे हैं उनको कि हमने काम किया, आपने गुमराह किया, हमने काम किया, आपने गुमराह किया। इस चुनाव में जनता तय कर दिया कौन सही और कौन गलत। हाँ, तो इसलिए बता दिए इसी चुनाव में। इसलिए महोदय, जल संसाधन विभाग के वर्ष 2026-27 के बजट में विभाग के लिए मांग संख्या 49 के अंतर्गत कुल 7,127 करोड़ 35 लाख 1,000 रुपया का प्रस्ताव की स्वीकृति सर्वसम्मति से देने का अनुरोध करता हूं तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके रहनुमाई में जल संसाधन विभाग द्वारा हो रहे उल्लेखनीय कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार जी को बधाई और धन्यवाद करते हुए एक बार पुनः आपका और सदन का हम आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार। माननीय सभापति महोदय, आज का विषय जल संसाधन, भवन निर्माण, सिविल विमानन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पर वाद विवाद का है। मैं अपनी बात को केवल सिविल विमानन विभाग पर केंद्रित कर रहा हूं। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री द्वय और मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि इतने लंबे अरसे के बाद राज्य सरकार ने नागरिक विमानन विभाग बनाया। हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि एज ए डिपार्टमेंट बनाया। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं सभापति महोदय, हमको तो लग रहा था कि सौरभ जी बोलेंगे जरूर, जहाज पर ये लोग घूमते हैं ज्यादा ना सभापति महोदय। सभापति महोदय, बिहार में आज 4 हवाई अड्डा है सभापति महोदय, पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया। और डबल इंजन सरकार का क्या लाभ होता है, अभी जो प्रस्तावित है सभापति महोदय, सुल्तानगंज का भागलपुर, राजगीर, बिहटा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बीरपुर, मुंगेर, छपरा, मोतिहारी, वाल्मीकि नगर, सहरसा, उलाव और गोपालगंज में सकिया सभापति महोदय। दरभंगा जो हवाई अड्डा है सभापति महोदय, उसका दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और हैदराबाद से संपर्क हो गया सभापति महोदय। ये बड़ा उपलब्धि बिहार के लिए है सभापति महोदय। गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय सभापति महोदय, जरा ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर। पहले तो देश के दूसरे राज्य के लोग नहीं आते थे, आज हालात ये है कि दिल्ली, कोलकाता, टोक्यो, बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है, डायरेक्ट एकदम सीधा उड़िए। सभापति महोदय,
पूर्णिया हवाई अड्डा इन्हीं को भेजना है हमको, फैसल साहब को। पूर्णिया हवाई अड्डा से कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है सभापति महोदय। और 1 मिनट में अपनी बात हम खत्म करेंगे सभापति महोदय। हम केवल यह बताना चाहते हैं कि 2022-23 जब कोविड का समय था, उसके बाद जो सुधार हुआ सभापति महोदय, 2024-25 में 38,48,000 यात्री बिहार में उन्होंने हवाई जहाज की सेवा ली सभापति महोदय। ये बिहार के लिए उपलब्धि का विषय है सभापति महोदय। इसके बाद सभापति महोदय, माल ढुलाई में यह हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि बिहार जैसे राज्य में, लैंडलॉक स्टेट जिसको कहा जाता है, आज माल ढुलाई में 2011-12 में 3,425,000 टन हुआ था सभापति महोदय माल ढुलाई। 21-22 में 12,186,000 टन और 2024-25 में 11,650,000 टन सभापति महोदय हुआ है। आंकड़े यह बताते हैं कि पटना हवाई अड्डा बिहार के वायु परिवहन नेटवर्क का प्रमुख केंद्र बन चुका है। वायु यातायात में यह वृद्धि राज्य में पर्यटन, व्यापार और निवेश को नई गति दे रही है। और माननीय मंत्री लोग बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा तो पुण्य का काम यही के सभापति महोदय कि आजादी के इतना लंबा अरसा के बाद नागरिक विमानन विभाग बनता है। विभागे नहीं था तब विस्तार कहां से होता सभापति महोदय, तब विभागों बन गया, मंत्रिपरिषद से स्वीकृति भी मिल गई। इसीलिए हम माननीय मंत्रीगण के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने विकास को एक नई गति दी है। धन्यवाद। माननीय श्रीमती शशि यादव, नहीं बोलना है, मैं तैयारी नहीं। ठीक, आपका कल है, सोमवार को बोलिएगा। मोहम्मद खालिद अनवर, हाँ सर, दे दिए हैं, आपका आ गया है, आ गया 5 मिनट में, 5 मिनट आपका है। लाइन दे दो जी। चलिए। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया, उसी में बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के मुख्य सचेतक श्री संजय गांधी जी और श्रीमती रीना यादव जी, सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया आज के विभागवार बजट पे बोलने का। और विपक्ष के सभी भाइयों का शुक्रिया कि आप लोग सुनेंगे इत्मीनान से। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे आपको हमको गायब कर दिए। सबसे पहले तो आप ही का शुक्रिया अदा किया माननीय सभापति महोदय। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि मैं थोड़ा सा बोलूंगा और ये लोग सुनेंगे और सपोर्ट करेंगे, जरूर सपोर्ट करेंगे। माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग, संसदीय कार्य विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और सिविल एविएशन पे अभी बात कर रहे थे। ये विभागवार बजट है। और भवन निर्माण, सबसे पहले तो मैं इस सभी बजट का मैं सपोर्ट करता हूं। और जल संसाधन विभाग पे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय सदस्य श्री रविंदर कुमार जी ने काफ़ी तफसील से बताया है। मैं भी थोड़ी बहुत बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं संसदीय कार्य विभाग पे बात करना। चूंकि संसदीय कार्य विभाग बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। कहा जाता है कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो जो संसदीय कार्य मंत्री, माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं यहाँ पे, लोकतंत्र के दरअसल
मसीहा वही माने जाते हैं और सरकार के लिए ट्रबल शूटर की हैसियत भी वही रखते हैं। कैसे सदन चले और सदन में सभी बातें आ जाएं, सभी बिल पास हो जाए, अपोजिशन मुतमईन हो जाए, ट्रेजरी बेंच का काम हो जाए और सरकार को काम करने का मौका मिले, और इसमें इन लोगों को ज्ञान हो जाए, इन लोगों को ज्ञान हो जाए। सभापति महोदय, संसदीय कार्य ये डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत जगह और लोकतंत्र को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी तशरीफ ले आए हैं। लोकतंत्र को बचाने की सबसे बड़ी जगह इसी को माना जाता है कि किसी स्टेट का या किसी कंट्री का पार्लियामेंट कितना चल रहा है और वो स्टेट का की असेंबली कितनी चल रही है। माननीय सभापति महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जब से हमारी सरकार आई है या हमारे देश ने जब से संविधान को एक्सेप्ट किया है, जो तरीका इख्तियार किया है संसदीय कार्य का, वो तरीका काफ़ी बेहतर है। चूँकि डेमोक्रेसी कई तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है जो स्वीडन में है, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी होती है जो हमारी कंट्री में है, और कुछ अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी भी होती है जो शशि यादव जी बताएंगी, चाइना में है, बीजिंग में है, नाम है डेमोक्रेसी का, लेकिन काम वैसा नहीं होता है। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होती है या मोनार्की कहिए जो यूके वगैरह में, लेकिन हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में की खूबसूरती यह है कि यहाँ बहुत सारे नेता ऐसे पैदा हुए पहले भी, और आज भी बिहार के जो नेता है नीतीश कुमार जी, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बदलने की कई बार उन्होंने कोशिश की और इस पे अमल किया। पूरी दुनिया में एक ही कंट्री जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे चलती है माननीय सभापति महोदय, वो स्वीडन है। लेकिन आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कैसे स्टेट में बढ़ाया जाए, इसके लिए नीतीश कुमार जी ने जब से मुख्यमंत्री बने 2-3 कदम उठाए। और मुझे हैरत होती है कि जब मैं 20 साल के काम को देखता हूं, नीतीश कुमार के कामों को, माननीय मुख्यमंत्री के, तो मुझे यह हैरत होती है कि एक आदमी जो कभी डीप स्टेट के चक्कर में नहीं पड़ा, कभी ऑक्टोपस के चक्कर में नहीं पड़ा, उस आदमी ने बिहार में डेमोक्रेसी को, यही संसदीय कार्य बोला सर, संसदीय कार्य बोल रहा, संसदीय कार्य बोल रहा हूं। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं देखिए सौरभ जी, कुछ जानकारी उनसे मत बतिया ना, आप बोल रहे हैं, कुछ जानकारी की बातें भी समझनी चाहिए आप लोगों को। तो 2-3 चीजें जो हुई जो समझने, देखिए आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संसदीय कार्य विभाग की एक जिम्मेदारी है कि अपोजिशन को भरोसे में ले ताकि ट्रेजरी बेंच भी मुतमईन हो और काम भी हो। तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिहार में जो लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र को नीतीश कुमार ने सजाया और बचाया, वो लोकतंत्र कैसा है। आप लोग पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट रहा हूं, आप लोग भी पढ़े होंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये तकाजा नहीं करता, हमारा कानून तकाजा नहीं करता कि हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी अपने यहाँ लागू करें, नाफिज करें। लेकिन मैंने देखा कि 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तब से आज तक सभी पॉलिसीज पर जनता की राय लेना कि आपकी राय क्या, आप बताइए हम क्या करें जो बेहतर होगा। और 3 काम ऐसा हुआ माननीय सभापति महोदय, एक शराबबंदी जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की मिसाल पेश की, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मुतमईन किया और फिर ह्यूमन चैन बनाया गया। दूसरा जो जल जीवन हरियाली के मामले में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भरोसे में लिया गया, फिर ह्यूमन चैन बनाया गया। और तीसरा जो गणना हुई, गणना में भी सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भरोसा में लिया गया। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि 2 चीजों का किरदार आज के दिन दुनिया में बहुत बढ़ गया है। एक शशि यादव जी, आप उनका जवाब मत दीजिए ना, आप अपने। 2 कैरेक्टर का किरदार पूरी दुनिया में बहुत बढ़ा हुआ है। एक फैसल साहब, 2
फैसल साहब आपके समझने की चीज है, दो कैरेक्टर है। हाँ, चूंकि- उनका जवाब दीजिएगा तो अपनी चुप, बात नहीं चुप, कह पाइएगा, समय समाप्त हो जी, जाएगा। दो कैरेक्टर है जिसका नाम आजकल दुनिया में बहुत चल रहा है सभापति महोदय। एक डीप स्टेट प्लेयर्स है और एक ऑक्टोपस है जिसको हम इंटरनेशनल प्लेयर्स कहते हैं। लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि हमारे बिहार के लोकतंत्र में ठीक, कभी न तो डीप स्टेट ने कोई किरदार अदा करने की कोशिश की, न कभी ऑक्टोपस ने कोई किरदार अदा करने की कोशिश की। अगर हमने बाहर के कंट्रीज से या किसी एजेंसी से कोई फंड भी लिया, तब भी नीतीश कुमार के फैसले पर या हमारी सरकार के फैसले पर कभी किसी इंटरनेशनल एजेंसियों का दबाव नहीं रहा। न ही कोई ऐसी कोई डीप स्टेट प्लेयर्स को जन्म लेने दिया गया बिहार में जो ये कहे कि नीतीश कुमार जी कैबिनेट में ये डिसीजन लीजिए, नीतीश कुमार जी आपको ऐसे करना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक शख्स ने अपने स्टेट को डीप स्टेट से भी बचाया और ऑक्टोपस से भी बचा करके ले गए। माननीय सभापति महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज देश का अपोजिशन ऑक्टोपस के चक्कर में नाच रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि देश कहां जा रहा है, स्टेट कहां जा रहा है। वो कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनके पास ताकत है, जिनके पास बैंक है, जिनके पास बदनाम करने की शक्ति है, जिनको ये आता है कि हम आपको कैसे फेमस कर दें। उन चक्करों में पड़ करके पूरे देश को, पूरे कंट्री को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने नेता नीतीश कुमार का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं बिहार का, जिसने कभी ऐसी एजेंसियों को, आपको पता है बिल गेट्स भी आते हैं, फला भी आते हैं, चिला भी आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के फैसले पे कोई असर नहीं डाल सकता। नीतीश कुमार का फैसला लोकतंत्र के लिए होता है, संसदीय। नहीं, आपको यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि आप जिन हाथों में खेलने की कोशिश कर रहे हैं और आपके नेता जिन हाथों में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अब संसदीय कार्य में अपोजिशन लीडर की क्या अहमियत है माननीय सभापति महोदय? क्या अपोजिशन लीडर को हम एनिमी मानते हैं? किसी डेमोक्रेटिक कानून में या डेमोक्रेसी पढ़ाने वाले किसी टीचर के यहाँ या किसी किताब में अपोजिशन लीडर को एनिमी नहीं कहा गया। माननीय उपसभापति बैठे हैं, चर्चिल ने क्या कहा था, कभी अपोजिशन लीडर एनिमी नहीं होता, वह आपका सपोर्टर होता है। लेकिन यहाँ का अपोजिशन हमेशा अपने आप को दुश्मन बना करके, कभी सरकार का सपोर्टिव बना करके नहीं, कभी पब्लिक के लिए कोई विजन लेकर के नहीं, कभी पब्लिक के लिए क्या काम किया जाए उसके लिए नहीं, बस मुखालफत करनी है कर। शशि यादव जी, चाइना में क्या हो रहा है, आप क्या बोल रही हैं? आप सीपीसी, माननीय सभापति महोदय सुन लीजिए, एक पार्टी है, हो गया आपका। माननीय सभापति महोदय एक पार्टी है। मैं अभी आया ही नहीं सभापति महोदय, 2-4 मिनट और चाहिए मुझे। मैं अब नहीं, 10 मिनट हो गया। सर, अब माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार जी बोलेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं बैठिए ना। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी शुरू कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय 2-4 मिनट और दे दीजिए। आप संसदीय कार्य में आपने जो काम किया है ई विधान का, नहीं, जो संसदीय प्रणाली है उसका दुश्मन है भारत का एलओपी, ये कहा गया है और आपके अलायंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जरिए कहा गया है, और आप दूसरी बात कर रहे हैं। सुनिए, बैठिए। ई विधान के जरिया जो आपने दोनों संसद को, दोनों हाउस, चाइना जिस जगह पे है आर्थिक मामले में, अभी हम लोगों को जाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए उस दिशा में सोचिए। चाइना का बजट नहीं है, बिहार का बजट है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं इस पे आ रहा हूं। जो आपने इस दोनों सदन को ई विधान मुकम्मल डिजिटलाइजेशन किया, ये बहुत बड़ा काम किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और जो वो बात कह रही थी, चाइना में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक सीपीसी है जिसने सारी पार्टियों को खा लिया। चाइना पॉलिटिकल पार्टी क्या? और यहाँ जो है ना, इस दोनों हाउस से माननीय संसदीय कार्य मंत्री, ये वही कम्युनिस्ट पार्टियां हैं माननीय सभापति महोदय, जो डेमोक्रेसी के रास्ते से आई और डिक्टेटर बन गई। चाहे यूनाइटेड रशिया पार्टी हो, चाहे चाइना पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या बात करेंगे?
आप लोग डेमोक्रेसी में कभी यकीन नहीं करते, कभी लोकतंत्र में यकीन नहीं करते, कभी बता दीजिए ये लेफ्ट वाले लोग क्या बात करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सरकार को ये आपस और में नहीं बात कीजिए ना भाई, माननीय क्या है? संसदीय कार्य मंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि यूथ पार्लियामेंट, नौजवानों के लिए जो पार्लियामेंट की जो मुहिम चलाई, आपने भी चलाई और उस सदन में भी चलाई गई, ये बहुत अच्छा है ताकि बच्चों का रुझान लोकतंत्र की तरफ बढ़े और ये समझें कि क्या हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, दो चीज़ों की चर्चा मैं करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। इस बार जब फ्लड का ज़माना आया, सैलाब का मौसम आया, तो हमारे गांव के बहुत माने पसमादा लोग, गरीब लोग, उन्होंने फ़ोन किया कि 12 घंटे में जो है ना पानी आ जाएगा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि 12 घंटे में पानी आ जाएगा, कैसे बता रहा है। माननीय सभापति महोदय, जो फ्लड कंट्रोल सिस्टम और फ्लड के लिए जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम जो बिहार ने लगाया है, उसका बहुत असर ये हुआ कि बहुत सारा जानी माली नुकसान जो हमारे इलाके में भी हो जाता था वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री बैठे हैं, उसका भी है। वाटर रिसोर्सेज कहा जाता है कि दुनिया में जो अगली जंग होगी वो पानी के लिए होगी, और अगर जल संसाधन को, पानी का अगर मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया जाए तो वाटर क्राइसिस हो सकता है। जैसा कि पहले भी हुआ कि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत डाउन हो रहा था, सरकार ने काफ़ी मेहनत की, लघु जल संसाधन विभाग ने, अब रिपोर्टें ये आ रही है कि ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी ऊपर आ रहा है और ऊपर आएगा तो सब लोगों को फ़ायदा होगा। एक जो काम जो लगता था कि नामुमकिन है कि क्या साउथ बिहार में, ख़ासतौर से गया में, नवादा में गंगा का पानी पहुंच पाएगा क्या, नीतीश कुमार जी ने और हमारी सरकार ने ये करके दिखा दिया। जो रबर डैम बनाया गया, फल्गु नदी में जो डैम बनाया गया, मैं इस बार गया तो इतना खुश हुआ सभापति महोदय। पहले जाते थे तो लोग गड्ढा खोद करके पानी जमा करते थे, उसमें जो काम होता, जो पूजा होनी होती थी वो करते थे। इस बार पूरी फल्गु नदी में देखा कि रबर डैम बना करके इतना बढ़िया पानी है, इतना साफ सुथरा पानी है। इसके लिए मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी तरफ माननीय सभापति महोदय बागमती नदी है और हम लोग सोचते थे कि यहाँ एक डैम बन जाता तो कितना अच्छा होता। बहुत खुशी की बात है कि 98 करोड़ रुपया दे करके बागमती नदी और लाल बकिया नदी पर बिल्कुल मेरे गांव के सामने माननीय जल संसाधन मंत्री बैठे हैं, इतना बढ़िया डैम बनाया जा रहा है। आपको मैं बताऊं माननीय सभापति महोदय कि अभी पिछले गर्मियों में जानवर मरने लगे थे वहाँ पे, जो जंगली सुअर होते हैं या खरगोश और इस तरह के जानवर जिनको पानी की जरूरत होती, बड़ी तादाद में वहाँ मरने लगे थे। अगर वहाँ ये डैम जो बनाया जा रहा है, एक तो खूबसूरती बढ़ेगी और उस इलाके में तकरीबन 2 ज़िलों का ये काम नहर के ज़रिए पानी की सप्लाई किसानों को हो जाएगा, बहुत बड़ा काम होगा। तो मैं इसके लिए भी उनको बहुत बधाई देता हूँ। एक जो विभाग है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, माननीय सभापति महोदय, मैं इस विभाग में एक बहुत अच्छा काम किया है। पत्रकारों के लिए जो काम हुआ है, उनका पेंशन सिर्फ 6,000 रुपया था, इस बार सरकार ने बढ़ा करके उसको 10,000 रुपये पत्रकारों का पेंशन किया और इससे पत्रकारों में एक नई उम्मीद जगी है। लगा है कि सरकार हमारे बारे में भी सोच रही है, उनको स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाता है, तो पत्रकार बिरादरी में खुशी है। और 10,000 रुपये पेंशन के बारे में कोई सोचता नहीं था। पहले तो पहले की सरकारों में क्या होता था सभापति महोदय, अखबार के दफ्तर में आग लगा देते थे, भागो यहाँ से। कई सहाफियों को मैं जानता हूँ, पत्रकारों को, जो बेचारे बिहार छोड़ के चले गए, अब उनको इज्जत दी जा रही है। मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ इसके लिए। और इन सभी विभागों का, जल संसाधन विभाग और जितने विभाग का, संसदीय कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सिविल एविएशन विभाग का जो बजट है, उन सभी बजट का मैं मुकम्मल सपोर्ट करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार और बढ़िया से बढ़िया काम करेगी। ठीक है, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य नीरज जी ने सिविल विमानन जो विभाग बना है उसके बारे में बताया, तो ये समय की मांग देखते हुए तो सही बात है कि अभी सिविल विमानन जो विभाग आया है, ये जरूर हम लोग इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। बस हमको एक चीज़ आपके संज्ञान में लाना है कि अभी वहाँ रक्सौल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो प्रस्तावित की गई है सरकार के द्वारा, जो बन रही है, हम लोग जो लैंड दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो लैंड की कमी हमारे पास नहीं है। तो जो अभी प्रोजेक्टेड है वो बस 4300 फीट रनवे बन रहा है। अगर उस रनवे की साइज अगर हम लोग 9,000 फीट, 10,000 फीट कर देते हैं
और चौड़ाई 150 से 200 मीटर। इससे क्या होगा कि वो नेपाल से सटे हुए रक्सौल तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के आएगा। और ऐसे भी सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी जिले के बहुत ऐसे कामगार हैं जो मिडिल ईस्ट के देशों में रहते हैं। तो मेरा बस मुख्यमंत्री जी से कहना रहेगा कि जगह की कमी नहीं है, पूरी जगह दी जा चुकी है। आप बस लैंड जो उसकी रनवे की साइज है अगर बड़ा कर देंगे तो ये होगा कि जैसे एयरबस 320 है, बोइंग 737 है, वो सब बोलने दीजिए। मैं ये होने लगेगा। अनिल जी को बोलने दीजिए। शॉर्ट में बोलिएगा। माननीय सभापति महोदय, आपने जो आज मुझे बोलने का अवसर दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो सरकार बिहार के अंदर चल रहा है और वो सरकार गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, जो जिसकी आवाज 2005 तक दबाया गया था उसकी आवाज का सरकार है। आज खुलकर सब लोग ठीक है आज बोलने के लिए तैयार है। माननीय सभापति महोदय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके समर्थन में जो आज सरकार चल रही है उसके पक्ष में मैं आज बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न जिलों में जो प्रगति यात्रा के दौरान सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा के संबंधित 50 अदद योजनाओं की घोषणाएं की गई थी, आज वो घोषणा पर काम हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जो कहते हैं वो करते हैं, वह वही भी हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, 50 घोषणाओं में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत सरकार द्वारा हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का निश्चय किया गया है। संयुक्त तकनीक सर्वेक्षण के अनुसार जल संसाधन विभाग के चयनित 604 अदद योजनाओं में 1,19,063 हेक्टेयर क्षेत्र के सिंचाई के पुनर्स्थापन के लक्ष्य में विरोध में आज तक 597 अदद योजनाएं पूर्ण कर ली गई है। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार के हर खेत की सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्ति हेतु संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण के चयनित योजनाओं के अतिरिक्त 774 अदद योजनाओं के क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे कुल 546 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के पुनः स्थापना लक्ष्य के विरोध अब तक 756 मदद योजनाएं द्वारा 5,523 लाख हेक्टेयर सिंचाई का काम पूर्ण किया जा रहा है। उसी तरह बृहद माध्यम सिंचाई परियोजनाओं से राज्य में कुल संभावित सिंचाई क्षमता लाखों हेक्टेयर के विरोध में मार्च तक काम कर लिया जाएगा। इसी तरह वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के खरीफ, रबी और गर्मा के सिंचाई हेतु 28.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 2005 और 26 के विरुद्ध खरीफ सिंचाई के लिए 23.78 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई उपलब्ध कराई गई है। नदी जोड़ो योजनाओं के तहत कोसी मेची लिंक परियोजना के प्रथम भाग में पूर्वी कोसी मुख्य नहर का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस योजना के कुल लागत राशि 82.382 करोड़ रुपया कोसी मिट लिंक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बाद से के विभिषिका से
समान के साथ साथ अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार जिले के 2,16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के अतिरिक्त सिंचाई सुविधा को उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिहार में हमेशा देश के बाहर से आने वाले नदियों बाढ़ के अत्यधिक प्रभावित होता था, लेकिन डबल इंजन की सरकार से केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर काफी काम किया है, जिसके कारण बाढ़ से काफी हद तक लोगों को निजात मिला है, जिसके कारण राज्य को जन मानस के विभीषिका को बचाने के लिए सरकार काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, बिहार सभ्यता संस्कृति की राज्य के रूप में जाना जाता है, जिसकी सिमरिया घाट बिहार वासियों के बिहार रख दीजिए, प्रोसीडिंग का भाग हो जाएगा। कर लेते हैं। ठीक। माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार, बस 2-3 मिनट। अंत में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। हाँ, सर्वेश बाबू, सर्वेश जी, जल्दी से, बहुत कम समय में 5 मिनट। ठीक। धन्यवाद महोदय आपका। मैं दो विभाग पर आपकी अनुमति से अपनी बात रखना चाहता हूं। पहला, संसदीय कार्य विभाग। महोदय, संयोग से संसदीय कार्य मंत्री भी सदन में उपस्थित हैं। संसदीय कार्य विभाग में जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेटिव हाउस है, ये मिनी असेंबली के रूप में कमेटी में काम करती है। पार्लियामेंट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, आदरणीय जनक जी पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। वहाँ विभागवार स्टैंडिंग और कंसल्टेटिव कमेटी है श्रीमान जी। पार्लियामेंट में प्रत्येक विभाग का एक स्टैंडिंग कमेटी भी है, एक कंसल्टेटिव कमेटी भी है। और हमारे यहाँ 55 विभाग हैं बिहार में। 55 डिमांड्स हैं, 55 डिमांड्स हैं, 55 विभाग हैं। लेकिन जो कमेटी सिस्टम हमारा है, वो कितना काम करता है नहीं करता है, वह आकलन तो संसदीय कार्य विभाग को होगा। मैं आपकी कृपा से पीएसी का मेंबर हूं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, लोक लेखा समिति का। वहां मेरा अनुभव आया है कि 2007-8 के भी ऑडिट रिपोर्ट की फाइलें अभी तक चल रही हैं। जहां स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्शन है महोदय, 2007 का, 2008 का, वो फाइलें भी वहां अभी हैं। इस तरह से आपकी कृपा से मैं विधान परिषद के आश्वासन समिति का सदस्य हूं। 2000 आश्वासन वहां लंबित हैं थे श्रीमान जी। अभी आदरणीय वीरेंद्र कुमार यादव जी अध्यक्ष हैं, उसके काफी आश्वासन उसमें इलोप हुए हैं। तो मेरा यह आग्रह है, सरकार उदार है, सदा सही है, फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है बिहार में श्रीमान जी। मेरा यह आग्रह है कि कमेटी सिस्टम को हम और प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर संभव हो तो विभागवार कमेटी होना चाहिए। पार्लियामेंट में श्रीमान जी बजट जब पेश होता है तो रिसेस होता है 3 वीक्स का। डिपार्टमेंट की कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी बजट को स्क्रूटनाइज करती है। यहाँ कोई मौका नहीं है। बजट जब पेश हुआ तो पास होना ही होना है। कोई उस पर चर्चा, आज के दिन जो महत्वपूर्ण दिन आप जो चर्चा का मौका देते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, सरकार उसका संज्ञान लेगी नहीं लेगी कुछ पता नहीं चलता है। महोदय, हम देख रहे हैं कि हमारा पिछला बजट 3,17,000 करोड़ का था। फर्स्ट सप्लीमेंट्री 58,000 करोड़ रुपए का आया, सेकंड सप्लीमेंट्री 91,000 करोड़ रुपीस का आया, कल फिर थर्ड सप्लीमेंट्री 12,000 करोड़ रुपए का आया और कोई चर्चा नहीं। जब हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी वित्तीय व्यवस्था और वित्तीय प्रशासन को राज्य के हित में हम सब लोग मिलकर मजबूत करना चाहते हैं, तो बिना चर्चा का विनियोग पारित होना, बिना चर्चा का, ये श्रीमान जी कमेटी सिस्टम, इसका एक विकल्प है
कि कमेटी सिस्टम को हम लोग स्ट्रेंथन करना चाहिए। माननीय मंत्री ने पूछा था, कोई बोले कोई आदमी तैयार नहीं हुआ, इसलिए चर्चा नहीं हुई। जी, एक जी। भी आदमी खड़ा नहीं हुआ कि इस पर मैं चर्चा। भी था, आपने भी कहा था हाँ। कोई तैयार नहीं हुआ, ये बात भी सही है। तो इससे दूसरी बात आती है कि फाइनेंशियल मैटर्स पर हम लोगों को लेजिस्लेचर्स के लिए वर्कशॉप होने चाहिए, सेमिनार होने चाहिए, कॉन्फ्रेंसेज होने चाहिए, यह बढ़ाया जाना चाहिए। अभी श्रीमान जी इसी सत्र में दिल्ली की एक एनजीओ आकर के हमको बजट एनालाइज करके बताती है, पीआरएस लेजिस्लेटिव सिस्टम। हम संसदीय कार्य मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि साल में 2, 1, 3, 4 ऐसे फाइनेंशियल मैटर्स पर ऐसा कुछ आयोजन करना चाहिए। 12 मिनट में बजट पेश हुआ, 5 मिनट में पास हुआ, ये मुझे इसकी जो समझ आई, तो मैं श्रीमान जी इसलिए इस बात को आपसे आग्रह किया कि मुझे संसदीय कार्य विभाग के संबंध में मंतव्य रखने की अनुमति दें, और आपने कृपा किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। दूसरा विषय एक नागरिक विमानन विभाग का। श्रीमान जी पिछले साल तक डिमांड नंबर 55 लास्ट डिमांड हमारा है, 31 है संसदीय कार्य विभाग का। पिछले साल से बजट थोड़ा घटा है, रिवाइज एस्टिमेट बहुत ज़्यादा है, वो एक विषय है। 9.88 करोड़ इस बार का बजट है संसदीय कार्य विभाग का। और नागरिक विमानन विभाग का बजट मैं देख रहा था 698 करोड़ रुपया है। उसमें एस्टेब्लिशमेंट और कमिटेड एक्सपेंडिचर 98 करोड़ से नया विभाग बना है। नहीं पता कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, लेकिन 98 करोड़ का एक्सपेंडिचर ये ज़्यादा है श्रीमान जी। एक यह विषय। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ, हमारे माननीय सदस्य नीरज जी ने कहा और माननीय सदस्य सौरभ जी ने कहा कि बड़े एयरपोर्ट्स बनने चाहिए, क्योंकि हम एक लेट शुरू कर रहे हैं अभी तक। हम अभी लेकिन इतना तेज शुरू कर रहे हैं, पता नहीं। अभी ओएलएस सर्वे में बजट में प्रावधान है 4 करोड़ 30 लाख रुपए का। ओएलएस सर्वे मैं देख रहा था, मुझे जानकारी नहीं थी ओएलएस सर्वे का, फिर मैंने थोड़ा उस पर सर्च किया तो ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे है वो, कि जैसे बेगूसराय का एयरपोर्ट है उलाव, शहर में पुराना बना हुआ एयरपोर्ट है, 19 सीटर प्लेन्स, ऐसे 10 एयरपोर्ट का राज्य सरकार ने चयनित किया है जहां ओएलएस सर्वे का प्रोविजन किया है। अब शहर में क्या एयरपोर्ट बनाने की जरूरत है, पुराना बना हुआ है, उसको शिफ्ट करना चाहिए। और सोनपुर में 4228 एकड़ जमीन का सरकार प्रोविजन किया है एयरपोर्ट के लिए। तो एक तरफ तो 4228 एकड़ जमीन आप प्रोवाइड करते हैं, दूसरी तरफ 10 एकड़ 5 एकड़ 8 एकड़ में एयरपोर्ट चलाना चाहते हैं। 19 सीटर एयरक्राफ्ट महोदय, अभी हमारे एक देश के यशस्वी मंत्री जी का एक्सीडेंट हो गया। छोटे छोटे एयरक्राफ्ट सुरक्षा की दृष्टि से ये ना छोटे एयरपोर्ट अच्छे हैं ना छोटे एयरक्राफ्ट अच्छे हैं। इसलिए ओएलएस सर्वे को, वो तो इंटरनेशनल रेगुलेशंस है कि आपको कहीं प्लेन उतारना चाहते हैं तो ओएलएस सर्वे करना है, लेकिन ओएलएस सर्वे बिहार में कराने की जरूरत है क्या? अनाप शनाप जमीनों के भाव बढ़ गए हैं, उससे तो अच्छा सरकार जमीन को बेच करके अपना टीटी स्ट्रॉन्ग करे। ओएलएस सर्वे की जरूरत नहीं है। मैं इन दो बातों को आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखकर आपके प्रति पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं श्रीमान जी। ठीक है माननीय मंत्री जी। महोदय, सबसे तो पहले मैं आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यों का कि लगभग 6 सदस्यों ने अपनी राय आज के लिए जो सूचीबद्ध विभाग हैं उन विभागों के संबंध में अपनी राय रखे हैं। मुझे खुशी है कि उस सदन में तो सिर्फ जल संसाधन से संबंधित ही विमर्श हो पाया, यहाँ पे नागरिक विमानन से लेकर संसदीय कार्य विभाग के संबंध में भी बातें हुई हैं। तो जो बातें हमारे, मैं सर्वेश जी से ही शुरू करता हूँ जो कि तत्काल उन्हीं का ख़त्म हुआ है, कि जो संसदीय कार्य विभाग के संबंध में ये चीज़ें कह रहे थे कि हम लोगों को कमेटी सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए। सरकार को इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये मूल रूप से दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी से लेकर सचिवालय के
ऊपर निर्भर करता है। और जो वो कह रहे थे वहाँ की बात, पार्लियामेंट की बात, तो वो जो बजट पेश होके रिसेस होता है उसमें बजट एस्टीमेट्स कमेटी को जाता है, और एस्टीमेट्स कमेटी जो होती है, एस्टीमेट्स का अर्थ वहाँ पर बजट एस्टीमेट्स से है। लेकिन हम लोगों के यहाँ एस्टीमेट्स कमेटी का मतलब होता है आदमी स्कीम्स और प्रोजेक्ट का एस्टीमेट चेक करते हैं। वहाँ पे बजट एस्टीमेट्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सरकार लाती है उसको संसदीय कमेटियों के द्वारा जांच के लिए दिया जाता है। लेकिन सर्वेश जी वहाँ भी, जैसे यहाँ हम लोग अभी विमर्श कर रहे हैं, कई सारे सुझाव जो माननीय सदस्य के आते हैं और वह स्वीकार करने योग्य होते हैं तो सरकार स्वीकार करती है, तो वो तो एक तरह से उसमें अमेंडमेंट या तब्दीली हो ही जाती है। तो जो माननीय सदस्य कहते हैं आखिर ये विमर्श किस लिए है महोदय, हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत लोगों के सुझाव ये इस क्रम में भी और विभिन्न प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिए भी सरकार मानती है, तो विमर्श तो इसीलिए होता है। और जो आपने कहा कि पीआरएस एजेंसी जो यहाँ पर आपका बजट सर्वे, बजट के बारे में एक सर्वेक्षण करके या उस पर अपनी राय यहाँ के सदस्यों को देती है, तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च बॉडी जो एनजीओ है वो केवल यहीं बिहारे लेजिस्लेचर को नहीं देती है, वो पार्लियामेंट को भी देती है, एमपीज को भी देती है। वो अपना बजट को एनालाइज करके महोदय सारे विधानसभाओं में, वो हर राज्य के विधानसभा में देते हैं और पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी देते हैं, इसलिए वो तो अपनी जगह है। और जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है, यहाँ पर प्रशिक्षण कराया भी गया है और अभी पिछले दिनों हम लोगों ने भी कराया था। महोदय सभापति महोदय, आप भी रहे हैं कई प्रशिक्षण कार्यक्रम में, जब सदस्यों को अलग अलग नियमों की जानकारी दी जाती है और उसमें सदस्यों की भूमिका प्रभावी कैसे बन सके इसके बारे में भी टिप्स दिए जाते हैं। हम लोगों ने तो सुभाष कश्यप से लेके जीसी मल्होत्रा जो संसदीय प्रणाली के विशेषज्ञ माने जाते हैं, हम लोगों ने तो उनको बुला के माननीय सदस्यों को कराया है। और जहां सदस्य रुचि दिखाएंगे वहां स्वाभाविक रूप से आसन से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि सदस्य रुचि दिखाएं। जिस तरह का प्रशिक्षण या जिस तरह के ज्ञानवर्धन की सूचना सदस्य चाहते हैं वो आप सक्षम है, बाकी सरकार आपको हर तरीके से मदद करने को तैयार है महोदय, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। और जहाँ तक सिविल एविएशन के बारे में आपने कहा, ओएलएस के बारे में, ऑब्स्ट्रक्शन लिमिटेशन जो सर्वे होता है वो महोदय कोई निरर्थक नहीं है। वो होता इसलिए है कि जो अभी हमारा एयरपोर्ट एरोड्रम का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट है, हम उसके बारे में देख लेते हैं कि जैसे जहां पुराना सब है, अगर थोड़ा सा रनवे बढ़ा देने से छोटे जहाज भी उतर सकते हैं तो लोग उस लायक बनाते हैं। और आप जो हर जगह नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की बात कह रहे हैं, वो बात अच्छी है, लेकिन हम लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी के घनत्व वाले प्रदेश में बसते हैं। दुनिया के हमारे यहाँ जितनी जमीन है उस पर आबादी का दबाव दुनिया में सबसे अधिक दबावों वाले इलाके में से एक है महोदय। आबादी के घनत्व की दुनिया में तो अभी 50 से नीचे है पर स्क्वायर किलोमीटर। देश का एवरेज है 389 और हम लोगों का एवरेज है 1106, और उसमें भी नॉर्थ बिहार में चले जाइए हम लोग के जिला में तो 1400 से भी अधिक है, जो पर स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा में कितनी आबादी रह रही है इसके आंकड़े देखेंगे। और वही हमारे यहाँ आज औद्योगिकरण से लेके किसी भी योजना के ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन में ये एक दबाव का विषय बनता है महोदय।
जहाँ तक जल संसाधन विभाग में हमारे काफ़ी सजग और बुद्धिजीवी सदस्य समीर जी ने जो बातें कही थी, शुरुआत ही उन्होंने की थी कुछ विशेषज्ञों की राय प्रकट करके। तो हम लोग जो विशेषज्ञों की राय है, हम लोग को न सिर्फ उससे वाकफियत है, बल्कि हम लोगों ने उस दिशा में काफ़ी काम भी आगे बढ़ाया। और मुझे अच्छा लगा विभाग को कि आपने जो हम लोगों के यहाँ भूगर्भ जल उपलब्धता है उसमें जो लगातार घट रहा है, उसके बारे में जो चिंता जाहिर की, उसके बारे में भी हम सजग हैं। और पूरे सदन को और बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी को महोदय, कि जिन्होंने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए पूरे दिन का मंथन कार्यक्रम बनाया था। और तब जाके जल डैश जीवन डैश हरियाली कार्यक्रम जो लॉन्च हुआ था, वो सिर्फ इसीलिए था, जलवायु परिवर्तन और घटती जल उपलब्धता। और जल तो सही है, जल विभाग का नाम जल संसाधन है, यह तो एक जागरूकता फैलाने की बात है कि जल हम लोग बहुत ही फराख दिली से खर्च करने के आदी रहे हैं। जल को खर्च करने में हम लोग एक तरह से निर्मम भावना रखते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होती है जितना बाल्टी पानी बहा दे। और प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता महोदय लगातार घटती जा रही है। और पहले हम लोग वाटर सरप्लस कैटेगरी में थे, अब वाटर स्ट्रेस्ड में आ गए। जो उम्मीद है, अभी हम लोगों ने भी एक स्टडी कराया है IIT पटना से और हम लोगों के विभाग के अधिकारियों ने मिल के किया है, अगर ये स्थिति चली तो 2050 ईस्वी आते आते हम लोग जल संकट के मुहाने पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए चेतना तो है ही, लेकिन हमको सदन को बताते हुए संतोष और प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 8-10 सालों से जल डैश जीवन डैश हरियाली कार्यक्रम चलाया है, पहली बार महोदय सर्वे में पहली बार, अभी तक तो लगातार गिरावट आ रही थी, जो CGWB है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जो भूगर्भ जल की स्थिति पर लगातार नज़र रखता है, उसने जो सर्वे किया है, उसने जो आंकड़े लिए हैं, पिछले 7-8 सालों में हमारे बिहार के धरती के नीचे जो जल की उपलब्धता है या जो जल का भंडार है, वो पिछले 8 सालों में लगभग 930 स्क्वायर किलोमीटर में जल बढ़ा है। ये जल डैश जीवन डैश हरियाली कार्यक्रम का महोदय परिणाम है। और हम लोग तो ठीक कहे हमारे जिन्होंने जो कोसी मेची आप नदी जोड़ की बात कर रहे थे, कोसी मेची लिंक तो समझिए 2 तरह से फायदे देने की चीज़ है कि एक तो बाढ़ के समय में महोदय कोसी का जल मेची नदी होते, महानंदा होते गंगा में चला जाता है। दूसरी बात कि उससे जो हम लोग नहर निकाल रहे हैं, केवल हम सभी सदस्यों से आग्रह करेंगे, खास के सीमांचल जो कहते हैं, जो उत्तर पूर्वी के चारों जिले हैं, वहाँ अगर भू अर्जन में हमें मदद मिली, हमारे जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किया, तो महोदय लगभग 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता हम लोग सृजित करेंगे। और महोदय हमको सदन को यह भी बताना कि हमारी कुल सिंचन क्षमता माने अधिकतम जो आंकी गई है वो 53.53 लाख हेक्टेयर है कुल, और अभी तक हम लोग लगभग 42 लाख हेक्टेयर सृजित कर चुके। और ये भी समझना चाहिए कि महोदय इसमें से पिछले 55 वर्ष में सिर्फ आधा हुआ था, लगभग 20 लाख हेक्टेयर में तो हम लोग अपने 20 साल 25 साल के हुकूमत में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उपलब्धि हासिल की। पहले जितनी सिंचन क्षमता 55 साल में सृजित हुई थी, उतनी ही लगभग अभी 20-22 साल में हम लोगों ने महोदय सृजित की है। तो हम लोग तो सब जगह कर रहे हैं। और पानी पहुंचाने की भी बात आपने कही है कि ये भी मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच थी।
कि गंगा का जो सरप्लस अतिरेक जल है, जो बाढ़ के समय में बेकार चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, उसको लिफ्ट करके और शुरू में गया जी, बोध गया, नवादा में दिए, अब राजगीर में, अब हम लोग बिहार शरीफ में भी दे रहे, बिहार शरीफ में और नालंदा में दे रहे हैं। उसी तरीके से महोदय आप लोग के इलाके में भी, और हाँ कह रहे थे कि विचार कर रहे हैं, नहीं कहना चाहिए। अरे सबीर जी, विचार करने का मतलब होता है कोई योजना हम लोग सोचते हैं और हमारे तकनीकी विशेषज्ञ जाके उसको जांचते हैं। हम लोग तो तकनीकी विशेषज्ञ महोदय होते नहीं हैं। जैसे हम लोगों ने आपके इलाके में भी बड़ा काम करने का सोचा है कि सोन नदी का पानी जो है, जो डेहरी में एनकट है, वहाँ पर उसको पानी लिफ्ट करके औरंगाबाद, रोहतास और डिहरी को पीने का पानी भी हम लोग उपलब्ध करने की योजना बना रहे हैं। उसी तरीके से जो दुर्गावती जलाशय है, दुर्गावती जलाशय के भी पानी को हम लोग पीने लायक बना के भभुआ और मोहनिया को पानी पीने के देने की योजना बना रहे हैं महोदय। इस तरीके से तो हम लोग हर काम कर रहे हैं महोदय। और इस सबसे बड़ी बात जो पहली दफ़ा हम लोगों ने शुरू किया है कि हम लोगों ने रिवर सेंसस कराना शुरू किया। नदियां जो लगभग विलुप्त होते जा रही हैं, कि हमारे यहाँ आज तक कितनी नदियां हैं इसका कोई हिसाब नहीं था। नदियां सब मरती जा रही हैं, उनको हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो GIS मैप से जो डेटा आया है, उस समय हम लोगों ने गिनती कराई है तो लगभग 600 से अधिक नदी बिहार में, लेकिन उसमें से अभी हम लोगों ने ट्रेस करना शुरू किया है तो लगभग 340 ही ट्रेस हो पाए, मतलब लगभग विलुप्त होती जा रही। मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोगों ने अब नदियों को पुनर्जीवित करने की भी योजना चलाई है। और उसी के तहत जो आपने गाद निकासी की बात कही, आपको यह भी जान के खुशी होगी कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश और परामर्श के बाद बिहार की तरफ से हम ही लोगों ने 2011-12 में पहली दफा सिल्ट के प्रॉब्लम को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया था और मांग की थी कि एक राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति, नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। नहीं तो गाद से ही कारण ही नदियां मर रही हैं महोदय। आप चले जाइए गंगा नदी पर, गांधी सेतु पर या JP सेतु पर या कहीं कोयलवर में देखिएगा, पुल के मध्य में खड़े हो जाइए, नीचे देखिए, जहाँ पर नदी को सबसे गहरी होनी चाहिए वहीं पर उथलिए, दोनों किनारे होके पानी बहता है। वो गाद के कारण है, गाद के कारण नदियां मर रही हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे थे आप, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने, हमारे उद्योग मंत्री जी और पथ निर्माण मंत्री जी बगल में बैठे हैं, हम लोगों ने एक नीति बनाई है कि गाद अगर कोई ऐसे भी आप ले जाना चाहते हैं तो कलेक्टर की अध्यक्षता में हम लोगों ने कमेटी बना दी है कि कलेक्टर प्रिजाइड करेंगे, खनन विभाग के भी अधिकारी रहेंगे, हमारे अधिकारी भी रहेंगे। और गाद अगर आपको कहीं मिट्टी, मुख्य रूप से तो मिट्टी भरने में गाद का काम होता है, इनको सड़क बनाने में, RCD का सड़क बनाने में, या आप भी घर, नया घर बनाते होंगे तो भरने के लिए वो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। हम लोगों ने ये सोच के कि अगर कोई मिट्टी ले जाना चाहता है, केवल वो कटाई करे हमारे अधिकारियों के हिसाब से, कितना गहरा कितना चौड़ा में काटना है। इन्हें जो JCB लगा के एक ही जगह 20 फीट गड्ढा कर दिए, तो अगर आप हमारे हिसाब से ले जाइए तो गाद हम लोग मुफ्त में भी देने को तैयार हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि वो समस्या है। और एक और हम लोग अभी शुरू किए हैं मॉडल, हम लोगों ने प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया है कि कोई आदमी अगर सिल्ट ले जाना चाहे, उसका कमर्शियल यूज भी करना चाहता है, वो कर ले। क्योंकि अभी जो एक योजना हम लोगों ने जलाशय साफ करने की बनाई, उसमें हमको महोदय DPR बना दिया कि 700 करोड़ लगेगा उसको साफ करने में।
चंदन डैम को। और जब हम लोगों ने अभी लोगों को आमंत्रित करके बुलाया है तो वो कह रहे हैं कि हम तो साफ कर ही देंगे, सिल्ट भी ले जाएंगे और 90 करोड़ की रॉयल्टी देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट को भी ऑन कर दिया है, मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से स्वीकृति दे दी है और अब वो ऑन है। अभी देखें, भगवान करे वो सफल हो जाए, मॉडल सफल हो जाए तो बहुत हद तक हम लोग सिल्ट की समस्या को भी काबू करने में सफल होंगे महोदय। इस तरीके से चाहे बाढ़ प्रबंधन की बात हो, चाहे सिंचाई क्षमता सृजित करने की बात हो, हम लोग लगातार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इसलिए आपके अध्यक्षता में सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इसको पास कर दें, अपना समर्थन दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 13/2/26 को 9 आदमी ने दिया है। 9 माननीय सदस्यों ने निवेदन की स्वीकृति कर सदन में पेश किया गया, जिसे निवेदन समिति के माध्यम से संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाएगा। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 16/2/26 को 12 बजे अब मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाए।